बोलो, तुम इंसानों के साथ ज्यादा क्यों रहते हो? क्या भूत बॉस, ये भी कोई क्वेश्चन है? क्योंकि मैं भूतों के साथ कम रहता हूँ। मजाक कर रहे हो क्या? वो भी भूत बॉस के साथ? भूत बॉस, इसे इंसानों के पास ही भेज दीजिए। हम भूतों के साथ इसे वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी ये हम भूतों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। बॉस, ये ठीक कह रहे हैं बोलो। तुम्हें इंसान पसंद हैं, तो तुम इंसानों के साथ रहो। अब जाओ यहां से। अब यहां तभी लौटना जब तुम भूतों की इज्जत करना सीख लो, समझे? हाँ ठीक है, मुझे भी कोई भूत नहीं बनना। वैसे भी भूतों को कौन पसंद करता है भाई? Come on, sweetheart. Come on. Come on. नो नो, जस्ट लीव मी। छोड़ो, मुझे जाने दो। भोलू के होते हुए अत्याचार? नो नो नो, नेवर। अब आ गया है भोलू, इंसान बनकर सबकी रक्षा करने। तुम अंदर कैसे आया है? मार क्यों रहे हो? अबे छोड़ो मुझे। Who are you? Thank you, thank you. I am Bholu. I am good man. भोलू, thank you for saving me. What happened? मैंने अभी प्रोड्यूसर साहब को भागते हुए देखा। प्रोड्यूसर साहब मुझे छेड़ रहे थे। भोलू ने आकर मुझे बचाया। पर मैम, आपको प्रोड्यूसर को भगाना नहीं चाहिए था। अब फिल्म कैसे बनेगी? प्रोड्यूसर के पैसे के बगैर फिल्म नहीं बन सकती। सब खत्म। मैं अब क्या करूंगी? मेरा करियर खत्म हो गया। अरे, इतनी प्यारी प्यारी आंखों में इतने आंसू। कुछ कर भोलू, कुछ कर। आप रोइए मत। डोंट क्राई। हम कुछ कर लेंगे। मैं आ गया हूँ ना। नो, अब नो मोर क्राइंग, ओके? हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें प्रोड्यूसर को मारने से पहले सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? आपको पैसे चाहिए ना? मैं पैसे ला कर दूंगा। सच भोलू, थैंक यू सो मच। तुम एक अच्छे और प्यारे इंसान हो। और नहीं तो क्या, आपके लिए तो कुछ भी मैडम। बस आप रोइए मत। इंसान देखा, इंसान बनने में कितना फायदा है। इतनी गोरी गोरी मैडम के साथ मेरा तो दिल आ गया इन पर। मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस फिल्म का हीरो मैं रहूंगा। मुझे मंजूर है। मैंने अपनी हीरोइन को बोल तो दिया कि मैं पैसे ला दूंगा, पर मैं पैसे कहाँ से लाऊं? सोच भोलू, कुछ सोच। भोलू, ये पैसे तुम्हारे नहीं हैं। तुम इसे दरोगा को दे दो। क्यों दे दे? भोलू ने चोरी थोड़ी ही की है। भोलू को ये पैसे खुद ब खुद मिले हैं। हाँ, खुद ब खुद मिले हैं, मगर ये पैसे भोलू के नहीं हैं। तू इसकी मत सुन भोलू। तू सोच, पैसे हैं, हीरोइन मैडम है, तू हीरो रहेगा फिल्म में, फिर तुम दोनों की शादी हो जाएगी। सोच भोलू, सोच। यस, राइट इज ऑलवेज राइट। ये पैसे मैंने चोरी थोड़ी किए हैं, ये तो भगवान ने मुझे दिए हैं।
देखो पागल को, कैसे कैसे लोग हीरो बन जाते हैं भैया। चलो भोलू, अब शूटिंग खत्म हुई, अब फिल्म रिलीज होने पर देखना, ओके? हाँ, फिल्म रिलीज कब होगी? मैं अपने दोस्त गोलू को भी दिखाऊंगा फिल्म कि कैसे मैं और हीरोइन मैडम एक साथ कितने अच्छे लगते हैं। हाँ भोलू, दिखाना, हम सब देखेंगे। और आई विल मिस यू भोलू। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ। अरे भोलू, क्या बात है, आजकल दिखते नहीं हो, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझने लगे हो क्या? समझना नहीं, हीरो बन भी गया हूँ। आज मेरी फिल्म रिलीज हो रही है। चल, तू भी साथ चल, देखेंगे साथ में। फिल्म? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रही या हजम नहीं हो रही? मैं हीरो हूँ, मेरी एक सुंदर हीरोइन भी है जो मुझसे प्यार करती है। सुंदर हीरोइन और तुझसे प्यार? ओ भोलू, तू कितना भोला है। चल मत मेरे भाई, चल मत, चल मेरे साथ, मेरी फिल्म देख। हाँ चलो, तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो उड़कर चले जाओगे। नहीं गोलू, अब मैं भूत नहीं रहा, अब मैं तुम्हारी तरह इंसान बन गया हूँ। क्या? मगर क्यों? वो सब मैं रास्ते में बता दूंगा, अब तुम साइकिल चलाओ। देख रहा है गोलू, मेरी फिल्म देखने के लिए कितने लोग लड़ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो भी फिल्म देखते हैं, या यहीं बाहर रहना है तुम्हें? ये क्या? यहाँ तो मैं था, मैं था यहाँ पर। अपनी शक्ल तो देख ले, बाद में बनना हीरो है। देखो तो सही, शक्ल तो विलन वाली है और इसको हीरो बनकर हीरोइन के साथ रोमांस करना भैया है। दिल छोटा ना करो भोलू, जाने दो, जो हुआ भूल जाओ। वो देख गोलू, वो देख, वही मेरी हीरोइन है। देख, कार में जा रही है, चल उसका पीछा करते हैं। और तेज गोलू, और तेज। अरे कितनी तेज भोलू, साइकिल है, कोई रॉकेट नहीं। और तेज गोलू, और तेज, वरना मारेगा वो अंकल। अब इससे ज्यादा तेज नहीं चला सकता मैं भोलू। मम्मी, मम्मी, कोई बचा लो मुझे। और तेज गोलू, और तेज। बचाओ, कोई बचाओ मुझे, बचाओ। भोलू, मेरे प्यारे भोलू, तुम आ गए। I'm sorry भोलू, क्या हम फिर साथ हो सकते हैं? नहीं, अब और नहीं, अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला मैं। मुझे रास्ता दो, बाय।
क्यों भोलू, मजा आया इंसान बनकर? नहीं यार, मैं भूत ही सही था। चलो, तुम्हें एहसास तो हुआ कि जो जैसा है वही ठीक है, पर अब क्या करोगे? मैं भूत बॉस के पास जाकर सॉरी बोलकर वापस भूत बन जाऊंगा। क्या भोलू, समझ आया कुछ इंसानों के साथ रहकर? बॉस, मुझे एहसास हो गया है। आप वापस मुझे भूत बना दीजिए। शाम का भूला सुबह घर आ गया। क्या भूत बॉस, आप भी सुबह का भूला शाम को घर आ गया होता है? क्या कहा तुमने? अरे कुछ नहीं बॉस, कुछ नहीं। बॉस इज ऑलवेज राइट। अगड़म बगड़म चगड़म, कुछ नहीं होता छूत अछूत। चल इस इंसान भोलू को बना दे फिर से भूत। एक बार की बात है, उदयपुर गांव में एक ज्ञानचंद नाम का पुजारी रहा करता था। वो गांव के एक छोटे से मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन ज्ञानचंद एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी बनिया कुछ सोने की मोहरें और चांदी के सिक्के लेकर मंदिर आता है और ज्ञानचंद पुजारी से बोला, ये लीजिए पुजारी जी, आज भगवान के चरणों में देने के लिए कुछ दान लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। भगवान के चरणों में जो भी तुम सच्ची भावना से चढ़ाओगे उसका तुम्हें दुगना ही मिलेगा। हाँ। जिसके बाद वो धनी बनिया सोने की कुछ मोहरें और चांदी के कुछ सिक्के मंदिर की दान पेटी में डाल देता है। ये देखकर ज्ञानचंद पुजारी की आंखों में लालच आ जाता है। अरे वाह वाह, इतना सारा धन, अगर ये मुझे मिल जाए तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। हाँ, वाह वाह, पूरी जिंदगी इस मंदिर का पुजारी बनकर नहीं गुजारनी पड़ेगी। हाँ। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी ज्ञानचंद दान पात्र में से धन निकालकर एक पोटली में अपने घर ले जाता है। तभी उसकी पत्नी, अरे आज आप इतनी जल्दी मंदिर से आ गए, ये आप क्या लाए हैं जी? अरे अरे भाग्यवान, ये देखो, आज मैं अपने लिए कितना सारा सोना चांदी लेकर आया हूँ। अब देखना भाग्यवान, हम मौत से अपना जीवन गुजारेंगे। हाँ, देखो देखो, तुम ही देखो कितना सारा धन है। अच्छा, अब हम यहाँ और नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो यहाँ से। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? आखिर हम जाएंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जरूर आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये धन कहाँ से लाए हैं आप? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। अरे भाग्यवान, जितना कहता हूँ बस उतना करो। चलो यहाँ से। थोड़ी दूर चलने पर वो एक जंगल में पहुंचे, जहां उसे एक घास से बनी झोपड़ी दिखाई दी। अरे देखो भाग्यवान, वो सामने झोपड़ी है। चलो चलो, आज रात हम उस झोपड़ी में काट लेंगे, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है जी, जैसा आप ठीक समझें।
तभी दोनों उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी में एक तरफ आग जल रही होती है और एक जगह कुछ जानवर की हड्डियां पड़ी होती हैं, जिसे देखकर ज्ञानचंद की पत्नी थोड़ी डर जाती है। देखिए जी, मुझे ये झोपड़ी सही नहीं लग रही। देखिए ना, यहाँ जानवर की हड्डियां भी बिखरी पड़ी हैं। नहीं नहीं, चलिए आप यहाँ से। अरे भाग्यवान, अब इतनी रात को हम आखिर कहाँ जाएंगे? भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कोई हमसे हमारा ये धन छीन ले। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता। हमें आज रात यहीं रुकना होगा। अच्छा ठीक है जी, आप मेरी सुनते ही कब हैं, जैसा आप ठीक समझें। जिसके बाद वो दोनों उसी झोपड़ी में सो गए। तभी वहाँ पर एक भयानक दिखने वाला खूंखार नरभक्षी आता है, जिसके हाथ में अलग अलग जानवरों का मांस होता है। अरे बाबा, आज तो पेट भरकर भोजन मिला है। हाँ, आनंद आ गया। तभी उसे ज्ञानचंद पुजारी के सोने की आवाज सुनाई देती है, जो खर्राटे मार रहा होता है। अरे, ये किसकी आवाजें आ रही हैं? कौन है यहाँ? तभी वो देखता है पुजारी और उसकी पत्नी उसकी झोपड़ी में जमीन पर सो रहे होते हैं। अरे वाह वाह, आखिरकार मेरे लिए नया भोजन आ ही गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान का मांस नहीं खाया, और अब नर और मादा दोनों इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। वाह। ज्ञानचंद और उसकी पत्नी की नींद खुल जाती है। वो दोनों उस नरभक्षी को देखकर हैरान हो जाते हैं और बुरी तरह डर जाते हैं। मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। आज मेरे पेट को भरपूर शांति मिलेगी। हाँ, मैं खूंखार नरभक्षी हूँ। मुझे इंसानों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। हाँ। अरे अरे, हमें छोड़ दो, जाने दो। हमें नहीं पता था ये तुम्हारी झोपड़ी है। हमें रुकने के लिए शरण चाहिए थी, इसलिए इस झोपड़ी में आ गए। छोड़ दो, हमें जाने दो। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ और पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। कभी मांस को हाथ नहीं लगाया है। ऐसे में तुम्हें हमें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। छोड़ दो, हमें जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? तुम दोनों को खाकर मुझे न स्वाद आएगा और न मजा, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं खाऊंगा। लेकिन तुम्हें इसके बदले में मेरे लिए जंगल से जानवर का मांस लाना होगा। जाओ और जाकर मेरे लिए मांस लेकर आओ। मेरी भूख को शांत करो। जाओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों अभी जंगल जाते हैं और तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस लेकर आते हैं। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगे, सिर्फ तुम जाओगे। अगर तुम वापस मेरे लिए मांस लेकर नहीं आए तो तुम्हारी ये पत्नी मेरे पास यहीं मेरी झोपड़ी में रहेगी। अगर तुम जल्दी से मेरे लिए जानवर का मांस नहीं लेकर आए तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा, समझे? अब जाओ यहाँ से। राक्षस महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी पत्नी को नहीं खाइएगा। मैं अभी आपके लिए किसी जानवर का मांस लेकर आता हूँ। मैंने तो पहले ही कहा था, ये झोपड़ी मुझे सही नहीं लग रही, लेकिन आपके धन पाने के लालच में हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। अब इस नरभक्षी के लिए किसी जानवर का मांस लेकर जल्दी आइएगा, वरना ये नरभक्षी मुझे खा जाएगा। नहीं नहीं भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। मैं जानवर का मांस लेकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जिसके बाद वो जंगल जाता है। जंगल में थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है एक भालू का छोटा बच्चा मरा हुआ पड़ा है, जिसे कुछ चील कौवे नोच रहे थे। अरे अरे, ये भालू का बच्चा तो मरा पड़ा है। मैं इसे ही उस नरभक्षी के पास ले जाता हूँ। जिसके बाद वो उस भालू के बच्चे को अपने हाथों में उठाकर उस नरभक्षी की झोपड़ी में आता है। तभी ज्ञानचंद देखता है कि उसकी पत्नी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और नरभक्षी बड़े मजे से उसके शरीर का मांस नोच नोच कर खा रहा है। ये देखकर ज्ञानचंद हैरान रह जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। हाय हाय कपटी नरभक्षी, ये तूने क्या किया? तू मेरी पत्नी को ही खा गया। अरे मैं तो तेरे लिए जानवर का मांस लेकर आया हूँ, लेकिन तुझे जरा भी सब्र नहीं हुआ, मेरी पत्नी को ही मार डाला। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? मुझसे अपनी भूख सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी पत्नी को ही खा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मैं तुम्हारे प्राण नहीं बचा पाया। माफ कर देना। न मैं मंदिर से धन चुराता और न हम यहाँ इस जंगल में आते। मेरे लालच ने मुझसे ये क्या करवा दिया। हाँ, आज के लिए इतना भोजन ठीक है। चलो
अब थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। हाँ, जिसके बाद वो अपनी झोपड़ी में सो जाता है। तभी ज्ञानचंद रोते हुए अपनी पत्नी की हड्डियों को उठाता है और जंगल की ओर चल देता है। वो अपनी पत्नी की हड्डियों को लेकर जंगल में जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर देना भाग्यवान, मेरे लालच ने तुम्हारी ये दशा कर दी है। मुझे बहुत पछतावा है, भगवान मुझे माफ कर देना। तभी उसे रोते देख पेड़ पर से एक गिद्ध की आवाज आती है। क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों रो रहे हो? ये मेरे सोने का वक्त है, लेकिन तुम मेरी नींद में बाधा डाल रहे हो। ज्ञानचंद उसे देखकर थोड़ा डर जाता है। उस खूंखार नरभक्षी ने मेरी पत्नी को मार डाला। अब मैं क्या करूंगा? मेरी प्रिय पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है। अब भला मैं जीवित रहकर क्या करूंगा? अब मैं भी मर जाना चाहता हूँ। मैं खुद ही उस खूंखार नरभक्षी को अपने आप को समर्पित कर दूंगा। अब मैं जीना नहीं चाहता। उस खूंखार नरभक्षी ने तुम्हारी पत्नी को भी मार डाला है। इस खूंखार नरभक्षी का आतंक तो इस जंगल में बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से अब इस जंगल के जानवर पूरी तरह से खत्म होने को हैं। वो एक खूंखार नरभक्षी है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। क्या सच में तुम सच बोल रहे हो? क्या मेरी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है? तुम कौन हो? आखिर मेरी पत्नी कैसे जीवित हो सकती है, बताओ मुझे। मेरा नाम गरुड़राज है। मेरे पास दैविक शक्तियां हैं, इसलिए वो खूंखार नरभक्षी मुझे कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी पत्नी का जीवित होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर चलकर ही तुम अपनी पत्नी को जीवित कर पाओगे, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होगा। गरुड़राज, आखिर क्या है वो कठिन रास्ता? मुझे बताओ। मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करने के लिए किसी भी कठिन रास्ते पर जाऊंगा। इस जंगल के उस पार एक गुफा है, जिसमें एक बहुत ही महान तपस्वी देवराज रहा करते हैं। तुम्हें उनसे मिलना होगा। वही तुम्हारी पत्नी को फिर से जीवित करने की राह दिखाएगा। लेकिन देवराज तपस्वी किसी भी इंसान को अपनी गुफा में इतनी आसानी से आने नहीं देता। तुम्हें उससे मिलने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। गरुड़राज, मैं जरूर उस गुफा में उस महान तपस्वी के पास जाऊंगा, चाहे फिर मुझे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। तभी गरुड़राज उसे अपना एक पंख देता है। ये लो मेरा ये जादुई पंख ले जाओ। जब तुम उस गुफा में मुश्किल में आओगे, तब ये मेरा जादुई पंख तुम्हारी सहायता करेगा। ज्ञानचंद वो पंख लेकर जंगल के पार वाली गुफा में जाता है। थोड़ी दूर गुफा में चलते ही एक विचित्र सा दिखने वाला लंगूर जानवर, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल होती हैं, उस पर झपट पड़ता है। अरे अरे, कौन हो? कौन हो तुम? मुझे छोड़ो, छोड़ दो मुझे। तपस्वी देवराज की इस गुफा में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ कोई इंसान नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़राज ने भेजा है। मुझे देवराज तपस्वी से मिलना ही होगा। मुझे आगे गुफा में जाने दो। ये सुनकर वो डरावना लंगूर उसे छोड़ देता है। ठीक है, मैं आगे देवराज तपस्वी से मिलने दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चुनौती से गुजरना होगा। इस गुफा में आगे जाने के 2 रास्ते बताऊंगा। तुम्हें अपनी बुद्धि से सही रास्ता चुनना होगा, लेकिन याद रखना, अगर तुमने गलत रास्ता चुना तो तुम देवराज तपस्वी से कभी नहीं मिल पाओगे। ठीक है, मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। जिसके बाद डरावना लंगूर अपनी आंखों की शक्ति से वहाँ 2 रास्ते बना देता है। एक रास्ते पर बहुत रोशनी होती है और दूसरे रास्ते पर बहुत अंधेरा, जिसमें सिर्फ आग की मशालें जल रही होती हैं। ये देखकर ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद, मैं अंधेरे का रास्ता ही चुनूंगा, क्योंकि अंधेरे के बाद ही जीवन में उजाला होता है, और मुझे अपने जीवन में उजाला करने के लिए अपनी पत्नी को जीवित करना है। मुझे देवराज तपस्वी इसी अंधेरी राह पर मिलेंगे। डरावना लंगूर ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया तुमने। तुम्हारी राह इसी अंधेरे रास्ते से होती हुई उजाले की ओर जाती है। तुम्हें ऐसे ही अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना होगा। अब तुम जाओ। ज्ञानचंद अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ता है। तभी थोड़ी दूर पर वो देखता है एक बहुत बड़ी शिला दिख रही है। ये क्या?
गुफा में आगे जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। वो उस शिला के पास जाता है। इतनी बड़ी शिला, आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? लगता है इस शिला के उस पार ही मुझे देवराज तपस्वी से मिलने का रास्ता मिलेगा। तभी ज्ञानचंद उस शिला को हटाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। तभी उसे शिला के उस पार एक आवाज सुनाई देती है। कौन हो तुम और क्यों इस शिला को हटाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम जानते नहीं ये गुफा देवराज तपस्वी की है। यहाँ किसी भी इंसान का आना मना है। फिर तुम क्यों आए हो? मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। मुझे यहाँ गरुड़ राज ने भेजा है। मुझे देवराज महान तपस्वी से मिलना है। उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें गरुड़ राज ने भेजा है, इसका तुम्हें प्रमाण देना होगा। तुम्हें एक चुनौती का सामना करना होगा, तभी तुम इस शिला के पार आ सकते हो। मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। क्या करना होगा मुझे बताओ। इस शिला को खोलने की चाबी का पता तुम्हें अपनी बुद्धि से लगाना होगा, तभी तुम इस शिला के अंदर आ पाओगे। ज्ञानचंद ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद वो देखता है कि शिला पर अचानक से एक निशान दिखने लगता है, जो बिल्कुल गरुड़ राज के दिए पंख की तरह होता है, जो कि ज्ञानचंद के पास होता है। वो उस पंख को अपने हाथ में लेता है। अच्छा, तो इस शिला की चाबी ये पंख ही है, क्योंकि इस शिला पर दिखाई दे रहा ये निशान गरुड़ राज के पंख की तरह है। जैसे ही ज्ञानचंद उस पंख को शिला पर रखता है, वो पंख उस शिला में समा जाता है और शिला का द्वार खुल जाता है। ज्ञानचंद उस शिला की गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि देवराज तपस्वी एक स्थान पर अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं। ओम 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 ओम। तभी ज्ञानचंद उसके पास जाता है। हे महान तपस्वी देवराज, आंखें खोलिए। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। आंखें खोलिए अपनी। कि देवराज तपस्वी अपनी आंखें खोलता है। कौन हो तुम और क्यों आए हो हमारी गुफा में? यहाँ हम अपनी ध्यान मुद्रा में रहते हैं, इसलिए किसी भी इंसान का यहाँ आना वर्जित है। लेकिन तुम यहाँ इतनी चुनौतियों का सामना करके आए हो, तो हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बताओ हमें, हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं? मैं एक मंदिर का पुजारी था, लेकिन अपने लालच के कारण एक दिन उस मंदिर से कुछ सोना चांदी चुराकर अपनी पत्नी के साथ इस गुफा के पार वाले जंगल में आ गया। लेकिन वहां हमारा सामना खूंखार नरभक्षी से हुआ और उसने मेरी पत्नी को ही अपना शिकार बना लिया। वो खूंखार नरभक्षी एक एक करके सभी जंगल के जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। मैं अपनी पत्नी को दोबारा से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी पत्नी की जान मेरे ही लालच के कारण गई है, इसलिए मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। अब आप ही मेरी सहायता कीजिए देवराज। दुष्ट व्यक्ति, तुमने अपने लालच के कारण अपनी पत्नी को गवा दिया है। मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। जाओ यहाँ से। ज्ञानचंद ये सुनकर तपस्वी के पैरों में गिर पड़ता है। नहीं नहीं देवराज, ऐसा मत बोलिए। आप एक महान तपस्वी हैं, मैं जानता हूँ। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को फिर से जीवित करना चाहता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। ज्ञानचंद की ये बातें सुनकर, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिलेगी जिससे तुम अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर सकते हो, और उस खूंखार नरभक्षी का विनाश भी उसी से होगा। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हुआ तो हम तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। तुम्हें यहाँ से खाली हाथ ही जाना होगा। नहीं नहीं तपस्वी देव, मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता। मैं आपके दोनों सवालों का सही उत्तर देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो बताओ, तुम्हारा पहला प्रश्न है, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ज्ञानचंद ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर बुद्धि है देवराज तपस्वी, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भाग्य को बदला जा सकता है। भाग्य कभी भी बुद्धि को नहीं बदल सकता है, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सके। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। भाग्य का मार्ग बुद्धि के मार्ग के आगे छोटा होता है। अब तुम्हें अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा।
यह प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और कठिन भी। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हें यहां से खाली हाथ ही लौटना होगा। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? ज्ञानचंद सोच में पड़ जाता है। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर आशा है देवराज, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही यह संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही होती है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को भी करने की ताकत देती है। मनुष्य जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को घनघोर कष्ट में भी जीने की प्रेरणा देती है। वाह, बहुत ही उत्तम उत्तर। तुम्हारा ये उत्तर भी बिल्कुल सही है। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। तभी तपस्वी उसे एक जल से भरा अपना लोटा देते हैं। ये लो, ये अमृत ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसे उस नरभक्षी की आंखों में डाल देना और इसकी कुछ बूंदें अपनी पत्नी की हड्डियों पर डाल देना, जिससे तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। ज्ञानचंद वो अमृत अपने हाथों में ले लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तपस्वी देवराज। अब मैं इस अमृत से अपनी पत्नी को दोबारा जीवित कर पाऊंगा और उस नरभक्षी का अंत भी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जिसके बाद ज्ञानचंद अमृत लेकर उसी जंगल में जाता है। तभी उसे वो नरभक्षी मिलता है। नरभक्षी ज्ञानचंद के हाथ में वो अमृत का लोटा देख लेता है। अच्छा, तो तू उस तपस्वी देवराज के पास गया था। उसने ही तुझे मेरे अंत का रास्ता बताया होगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं तेरे सामने ही नहीं आऊंगा तो तू मेरी आंखों पर यह अमृत भी नहीं डाल पाएगा। लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और नरभक्षी ज्ञानचंद को अपने दांतों से उसकी गर्दन से पकड़ लेता है। तभी वहाँ गरुड़ राज पेड़ से खूंखार नरभक्षी के ऊपर छलांग मारता है और नरभक्षी ज्ञानचंद की गर्दन को छोड़ देता है। ये तूने अच्छा नहीं किया गरुड़, मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज तुम दोनों को खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। हाँ, कि तभी अचानक से ज्ञानचंद अपने हाथ में उपस्थित अमृत खूंखार नरभक्षी की आंखों में डाल देता है। अमृत डालते ही वो नरभक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और देखते ही देखते जलकर भस्म हो जाता है। जिसके बाद ज्ञानचंद और गरुड़ की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई देती है। नरभक्षी का तुमने अंत कर दिया है। वाकई तुम बहुत बहादुर निकले। अब जाओ और अपनी पत्नी की हड्डियों पर इस अमृत की बूंदें डाल दो। जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी की हड्डियों पर उस अमृत को डाल देता है। जिसके बाद उसकी पत्नी दोबारा जीवित हो जाती है, जिसे देखकर ज्ञानचंद खुश हो जाता है। आखिर तुम फिर से जीवित हो ही गई भाग्यवान। तुम मेरे पास दोबारा लौट आई हो। मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हुआ जी? मुझे तो उस खूंखार नरभक्षी ने मार डाला था, फिर ये सब कैसे हुआ? जिसके बाद ज्ञानचंद अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। आप तो सच में एक बहादुर इंसान निकले जी। आपने लालच में जो पाप किया था उसकी सजा आपको इस रूप में मिली जी। आपके लालच ने मुझे सदैव के लिए आपसे दूर कर दिया था, लेकिन आपके पश्चाताप पर मुझे दोबारा जीवित करने की इच्छा ने मुझे फिर से आपके पास वापस ला दिया है। अब आप कभी भी लालच की झांसे में मत आइएगा। हाँ नहीं भाग्यवान, मुझे समझ आ गया है। मनुष्य को लालच सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाता है। दोनों खुश रहो। आज तुम्हारी वजह से इस जंगल को इस नरभक्षी से मुक्ति मिली। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गरुड़ राज। आपकी सहायता के बिना ये संभव नहीं था। कौन है जिसने मेरी तपस्या भंग कर दी? क्या रे तांत्रिक,
खड़े खड़े क्या बकवास कर रहा है? ला मेरी फुटबॉल उठाकर मुझे वापस दे। चुड़ैल, तूने मेरी 10 वर्ष की तपस्या भंग कर दी। तुझे फुटबॉल खेलने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जो तू घने जंगल में फुटबॉल खेल रही है। अरे मेरी फुटबॉल है, मैं जहाँ मर्जी वहाँ खेलूं। तू कौन होता है मुझे बताने वाला कि मुझे कहाँ खेलना है? तू तंत्रा की शक्ति को नहीं जानती चुड़ैल। और तू मेरी शक्ति को नहीं जानता तंत्रा। मैंने बड़े बड़े तांत्रिकों को ना फुटबॉल बना दिया है। जो फुटबॉल तेरे मुंह पर पड़ी है, जानता है वो भी एक जमाने में तांत्रिक था। तेरी तरह उसने भी मुझसे बदतमीजी से बात की और मैंने उसे फुटबॉल बना दिया। इतना घमंड अच्छा नहीं है चुड़ैल। मैं जानता हूँ कि गलती से एक सही काम किए जाने की वजह से तुझे वरदान मिला हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि इस वरदान को कोई दिल का सच्चा और एक मासूम ही तोड़ सकता है। मैं उस मूर्ख भूत का पता जानता हूँ। तुझे वास्तव में मेरे बारे में सब पता है। इसका मतलब तो बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक है। इससे पहले तू मेरे लिए खतरा बने, क्यों ना मैं तुझे फुटबॉल बना दूं? अरे वाह, अब मेरे पास 2-2 फुटबॉल हैं। खेलने में मजा आएगा। लेकिन तांत्रिक को तो पता था कि मुझे मिले इस वरदान को कौन तोड़ सकता है। इसका मतलब ये बात कोई और भी जानता होगा। मुझे कोई उपाय ढूंढना होगा। मन क्यों, सच्चे और भोले तो इंसानों के बच्चे ही होते हैं। इसका मतलब बच्चे ही मेरे लिए खतरा है। अब मैं इंसानों के बच्चों को फुटबॉल में परिवर्तित कर दूंगी और फिर मैं उन फुटबॉलों को जला दूंगी। उसके बाद कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये लीजिए भूत बॉस, नाश्ते में आपके लिए चिकन फ्राई लाया हूँ। मुझे नहीं खाना तुम्हारा चिकन क्राई। आज वैसे भी मुर्गे की आवाज सुनकर मेरी नींद उड़ गई। भूत बॉस, टीपो का कहने का मतलब है चिकन फ्राई है। चिकन क्राई तो फ्राई होने से पहले करता है। तब तो ठीक है, लाओ इधर लाओ। मुझे वैसे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तुम दोनों ने कभी अपने आप को मिरर में देखा है? कितने मोटे हो गए हो तुम दोनों। भूत बॉस, शायद आप मिरर कहना चाह रहे हो। अरे हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों खा खा कर मोटे होते जा रहे हो और इंसानों के बीच हमारा डर खत्म होता जा रहा है। भूत बॉस, आजकल इंसान बहुत ही समझदार होते चले जा रहे हैं। टीपू बिल्कुल सही कह रहा है भूत बॉस। और इंसानों के बच्चे तो और भी ज्यादा समझदार होते जा रहे हैं। अरे वो अपने क्लास टीचर से नहीं डरते तो भूतों से क्या खाक डरेंगे। मुझे लगता है कि तुम दोनों के अंदर भोलू की स्पिरिट समाती जा रही है। ये क्या बात कर रहे हैं आप भूत बॉस? स्पिरिट तो हम तीनों ही हैं। हम तीनों की बॉडी को तो जले हुए बरसों हो गए हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर अब से हम इंसानों को रात में नहीं दिन में ही डराएंगे और शुरुआत करेंगे हम इंसानों के बच्चों से। हम इंसानों की बस्ती में ऐसा आतंक मचाएंगे कि जब भी कोई बच्चा रोएगा तो उसकी माँ डरते हुए कहेगी, सो जा, नहीं तो भूत बॉस आ जाएगा। नहीं भूत बॉस, वो ये कहेगी कि सुल्तान आ जाएगा। अबे तुझ में क्या खलनायक है कि वो ये कहेगी? वो ये कहेगी कि सो जा बेटी, वरना टीपू आ जाएगा। अरे तुम तीनों अपनी बकवास बंद करो, मेरा भूत आ जाएगा। चलो, और इस बार हमारे साथ भोलू भी चलेगा। इस बार चुटकी नहीं बजाऊंगा,
स्वयं उसके पास जाऊंगा। मुझे सोते से क्यों उठा दिया? तुमने जितना सोना था सो लिया भोलू। सोते हुए तुमने बहुत अच्छे अच्छे क्रीम देख लिए, लेकिन अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, समझे? भूत बॉस, क्रीम तो इंसान लगाते हैं, वो भी फेयर एंड लवली। हम चाहे जितनी भी क्रीम लगा लें, हमारा चेहरा और ज्यादा भयानक नहीं हो जाएगा। आप शायद ड्रीम कहना चाह रहे हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें पता है ना, मेरी अंग्रेजी कमजोर है। डियर भूत बॉस, जब आपकी इंग्लिश इतनी वीक है तो आप इंग्लिश बोलते ही क्यों हो? आज तुमने बिल्कुल सही बात बोली भोलू। मेरी इंग्लिश ठीक है, इसलिए मैं इंग्लिश बोलता हूँ। हाँ। अरे भूत बॉस, वो ये कह रहा है कि आपकी इंग्लिश वीक है, यानी कमजोर है। आज तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हें हम सबके साथ चलना ही होगा। जाओ, जाकर इन बच्चों को डराओ और उनकी फुटबॉल छीन लो। इम्पॉसिबल भूत बॉस, मैं इतने इनोसेंट दिखने वाले चिल्ड्रन की आंखों में टीयर्स नहीं देख सकता। अगर इन बच्चों की आंखों में तुम टीयर्स नहीं देख सकते, तो फिर ध्यान रखना, तुम मेरा फियर देखोगे। भूत बॉस, आज आपने पहली बार सही इंग्लिश बोली है। बस बहुत हो गया, मैं यहाँ पर अंग्रेजी का ज्ञान लेने नहीं बैठा। जाओ, जाकर आतंक मचा दो। भूत बॉस, सारे बच्चे बुरी तरह से डर गए हैं। हाँ भूत बॉस, और कुछ बच्चे तो डर की वजह से भाग गए हैं। हमारे शहर में ऐसे ही आतंक मचाना है। आज हम अपने डर का वो आतंक मचाएंगे कि कोई भी बच्चा फुटबॉल खरीदने से पहले 100 बार सोचेगा, 100 बार। My child, no fear. भोलू is here. My child, तुम्हारी आईज में गरम गरम टीयर्स अच्छे नहीं लगते। तुम तो घोस्ट हो। हाँ, मैं घोस्ट हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही अच्छा घोस्ट हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हें हंसाने के लिए, तुम्हारा मनोरंजन करने के लिए मैं जोकर या होस्ट भी बन सकता हूँ। वो घोस्ट हमारी फुटबॉल छीनकर भाग गए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे माय एंग्री चाइल्ड, ये क्या कर रहे हो? आखिर तुम्हारी मदर तुम्हें कौन से चक्के का आटा खिलाती है भाई? मेरी मदर ने मुझे सिखाया था, अगर कभी भी तुम्हारे सामने भूत आ जाए तो उसे डंडे से कुचल देना। लेकिन तुम अच्छे भूत हो, इसलिए तुम्हें मैंने कम मारा। लेकिन तुम्हें अच्छा भूत होने का सबूत देना होगा। अरे मेरे एंग्री चाइल्ड, इसे तुम कम पीटना कहते हो? अगर मैं जीवित होता तो इतनी मार खाकर तो मैं डेड मैन बन जाता। वो तो अच्छा है कि मैं डेड मैन ही हूँ जो तुम्हारी मार झेल गया। लेकिन फिर भी अच्छाई को हमेशा एग्जाम देना पड़ता है। मैं भी एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ। बोलो। वो घोस्ट धमकी देकर गए हैं कि शहर के हर बच्चे की फुटबॉल छीन कर ले जाएंगे। तुम्हें उन बच्चों को फुटबॉल लाकर देनी होगी। ये एंग्री चाइल्ड कम वाइल्ड चाइल्ड ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसने सही बोला है। मैं शहर के सारे बच्चों की मदद जरूर करूंगा। इस शहर के स्वीट बच्चों, नो फियर, भोलू इज हियर। आई एम कमिंग तुम्हारी मदद करने के लिए। इस शहर के सारे बच्चों की फुटबॉल तो हमने छीन ली। अब तुम दोनों शहर के हर नोट रूम में जाओ और वहां पर जाकर
सारी फुटबॉल चुरा कर ले आओ। भूत बॉस, नोट रूम तो बैंक में होता है, आप शायद शोरूम कहना चाह रहे हो। जब तुम्हें पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो पूछ क्यों रहे हो? जाओ, जाकर जल्दी से शहर की सारी फुटबॉल चुरा कर ले आओ। अरे अरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम सब तो बहुत ज्यादा उदास बैठे हो। मुझे अपनी उदासी का कारण बताओ। कुछ भूत हमारी सारी फुटबॉल छीन कर ले गए। वो सारे शहर की दुकानों से भी सारी फुटबॉल चुरा कर ले गए। लगता है तुम बच्चों को फुटबॉल बहुत पसंद है। उन भूतों ने वाकई बहुत बुरा काम किया, क्योंकि फुटबॉल खेलना तो बहुत अच्छा काम है, इसलिए मेरा नाम ही फुटबॉल चुड़ैल है। लेकिन इसका उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? क्या हमें फुटबॉल लाकर दोगी आप? नहीं, मैं तुम सबको ही फुटबॉल बना दूंगी। उसके बाद तुम्हें फुटबॉल खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें जाने दीजिए चुड़ैल जी, हमें फुटबॉल बनाकर आपको क्या मिलेगा? अगर हम घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे माता पिता उदास हो जाएंगे। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले मैं तुझे ही फुटबॉल बना दूंगी। मेरे पास तो इतनी ढेर सारी फुटबॉल इकट्ठा हो गई, अब मैं इन्हें अपने अड्डे तक कैसे ले जाऊं? चलो कोई बात नहीं, मैं इन सारी फुटबॉल को ट्रक में भरकर ले जाती हूँ। कार और बाइक तो मैंने बहुत ड्राइव की है, लेकिन कभी ट्रक ड्राइव नहीं किया। आज ट्रक ड्राइविंग का भी आनंद उठा लेती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया, पता नहीं किस हाल में होगा। ईश्वर पे भरोसा रखो, देखना हमारा बेटा जरूर वापस आएगा। आई एम टायर्ड। लगता है भूत बॉस ने सारी फुटबॉल चुरा ली, लेकिन शहर के सारे बच्चे कहाँ लापता हो गए? आखिर उन्हें अर्थ खा गई या स्काई खा गया? मुझे किसी भी हाल में इस सिटी के इनोसेंट चिल्ड्रन को ढूंढना ही होगा। आफ्टर ऑल मैंने उस बच्चे से वादा किया था कि मैं सच्चाई का एग्जाम जरूर दूंगा। अरे वाह, इतनी ढेर सारी फुटबॉल। चलो पहले फुटबॉल को ले चलता हूँ, उसके बाद उन इनोसेंट लिटिल चिल्ड्रन को ढूंढकर उनकी फैमिली के हवाले कर देता हूँ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। अब मुझे पता चला कि ट्रक ड्राइवर 40-40 घंटे ड्राइविंग कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ड्राइविंग करने में बहुत मजा आता होगा। लगता है मुझे अब अपनी फुटबॉल की शॉप को छोड़कर ट्रक ड्राइवरी करनी चाहिए। नो फियर चुड़ैल, भोलू इज हियर। क्या बकवास कर रहा है तू? लगता है आपको इंग्लिश नहीं आती। अंग्रेजी को मार गोली और हिंदी में बात कर। तू कोई भूत है, भूत होकर तुझे अंग्रेजी बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुझ जैसे हिंदुस्तानी भूत पर, जो हिंदुस्तानी भूत होते हुए भी विदेशी भाषा बोलता है। ये सारी फुटबॉल मुझे दे दो चुड़ैल विच। क्या किचकिच बोल रहा है तू? इतनी ढेर सारी फुटबॉलों का क्या करेगा? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा।
कि आप इतनी ढेर सारी फुटबॉल का क्या करेंगी? शायद तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम फुटबॉल चुड़ैल है। अब तू मेरी बात का ठीक से जवाब दे। तू तो भूत है, तू फुटबॉल का क्या करेगा? ओके चुड़ैल विच, बताता हूँ। दरअसल मेरे भूत बॉस ने शहर के सारे बच्चों की फुटबॉल चुरा ली है। बच्चे बहुत उदास हैं, इसीलिए मैं ये सारी फुटबॉल शहर के सारे बच्चों को दे दूंगा। फुटबॉल देखकर उन सारे बच्चों के होंठों पर स्माइल आ जाएगी। इसका मतलब तू भूत के नाम पर कलंक है। भूत होते हुए तुझे इंसानों पर दया करते हुए जरा भी शर्म नहीं आती? निर्लज्ज, अब मैं तुझे फुटबॉल बना दूंगी। वेरी वेरी सॉरी चुड़ैल विच, मैंने आपको नाराज कर दिया। चुड़ैल विच, मुझे मेरे असली रूप में ले आइए। ये सब क्या है तंत्रा? बेवकूफ, बेवकूफ चुड़ैल, क्या तू अपने ही वरदान के उस तोड़ को भूल गई कि अगर तू किसी मासूम भूत को फुटबॉल बना देगी और अगर उस बनाई हुई फुटबॉल से एक किक भी मारेगी तो सारी फुटबॉलें अपने असली रूप में आ जाएंगी और तेरी शक्ति खत्म हो जाएगी। तूने जिस भूत को फुटबॉल बनाया है वो बहुत ही मासूम भूत है। ये कैसे हो सकता है? वो तो बेवकूफ भूत है। बेवकूफ नहीं बल्कि मासूम है। तंत्रा, आई एम हियर, भूलू इज हियर और आई एम वेरी फियर। मुझे भी सही कर दीजिए। नहीं, तुम्हें अभी कुछ महीने फुटबॉल के रूप में ही रहना होगा। अगर मैं तुम्हें अपने असली रूप में ले आऊंगा तो फिर फुटबॉल चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाएगी। मुझे कुछ महीने तक तुम्हें किक मारनी होगी और तब तुम अपने असली रूप में आ पाओगे। हाँ, तुम्हें दर्द भी होगा, लेकिन तुम अच्छे भूत हो तो दर्द को चुपचाप बर्दाश्त कर लेना, समझे? भूत बॉस, भूत बॉस, भूत बॉस, प्लीज हेल्प मी। तुम्हें इंसानों की मदद करने का बहुत शौक है ना भोलू? अब कुछ महीने आराम से फुटबॉल बने रहो। भूत लोग को तुम्हारी मूर्खता से कुछ महीने के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आखिर ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? अरे वाह वाह भोलू, क्या उछलते हो भाई? अरे पिछवाड़ा छीन दिया रे। माधोपुर में बंसी नाम का एक कंजूस मक्खी चूस नौजवान सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी कंजूसी के कारण उसकी पत्नी और बच्चे बेहद परेशान रहते थे। बंसी आज भी दोपहर के वक्त आराम से पड़ा पड़ा खर्राटे लेकर सो रहा था कि तभी उसकी पत्नी रज्जो ने आकर उसे जगा दिया। क्या हुआ? इतने अच्छे अच्छे सपने देख रहा था, क्यों जगा दिया मुझे? दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक तुम कुछ पकाने को लेकर नहीं लाए। राजू को भूख लग रही है, आज दोपहर में कुछ खाने को बनेगा कि नहीं? अरे कल ही तो मैं भिंडी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि कल 5 किलो भिंडी लेकर आए हो। तुम जो भिंडी लेकर आए थे आधी से ज्यादा तो उसमें खराब निकल गई। और मत भूलो राजू अब 12 साल का हो गया है। अरे अगर 12 साल का हो गया है तो क्या 12 आदमियों का खाना खाएगा? कुछ तो शर्म करो, एक ही बेटा है हमारा। मेरी तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इतनी दौलत का क्या करेंगे आप। अरे अगर मुझे दौलत विरासत में मिली है तो क्या मैं दौलत ऐसे ही लुटा दूं? तुम्हें पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। अब सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दो, जाता हूँ बाजार। सुबह नहीं दोपहर बोलिए जी। और सुनो, बाजार में जाकर कल की तरह खराब सब्जी मत उठा लाना। सस्ते के चक्कर में तुम ये भी नहीं देखते कि कौन सी सब्जी खराब है और कौन सी नहीं, बस पैसे बचाकर उसे उठा लाते हो। अरे
जिसे तुम खराब कह रही हो वो सब्जी खराब नहीं होती, बस थोड़े से दाग लगे होते हैं उसमें। और भी तो बहुत से लोग ऐसी ही सब्जी खाते हैं, तो क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? हे भगवान, पता नहीं कौन सा दिन था जब मेरे पिताजी ने मेरी शादी आपके साथ की थी। एक आपके पिताजी थे जो कितने दयालु थे। उनके समय में कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता था, और एक तुम हो विकट के कंजूस। तुम में अपने पिताजी का एक भी लक्षण नहीं है। हाँ हाँ, जानता हूँ मैं पिताजी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। पिताजी एक बेवकूफ इंसान थे जो अपनी दौलत गरीबों और भुखमरों में लुटाते रहते थे। पर मैं अक्लमंद हूँ, मैं पैसे बहुत सोच समझ कर खर्च करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बहस नहीं करना चाहती। जल्दी बाजार जाइए और सब्जी लेकर आइए, राजू भूखा है। बंसी झोला लेकर बाजार की तरफ निकल गया। पता नहीं मेरे बेटे को कितनी भूख लगती है। अब बताओ, कल रात के 10 बजे ही तो खाना खाया था और फिर भूख लगने लगी। ये कोई तरीका हुआ? मेरी पत्नी ने मेरे बच्चे को बिगाड़ कर रख दिया है भाई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरी सारी दौलत पानी की तरह बहा देंगे, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। बंसी बड़बड़ाता हुआ जा ही रहा था कि तभी एक भिखारी बंसी की ओर लंगड़ाता हुआ आकर भीख मांगने लगा। भगवान के नाम पर कुछ दे दे बेटा। बंसी ने देखा कि भिखारी के कटोरे में 10-10 के 3-4 नोट पड़े हुए थे। अरे, तुम्हारे पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, फिर भी भीख मांग रहे हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप छोटे मालिक? अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं भीख क्यों मांगता? अरे, ये कटोरे में 30-40 रुपए पड़े तो हैं। ये क्या कम है? तुम्हें पता है, मैं 30-40 रुपए में 3-4 दिन चलाता हूँ। मैं आपको जानता हूँ छोटे मालिक, आप इस गांव के बड़े मालिक सेठ अमीर चंद के बेटे हैं ना। आपको पता है, जब बड़े मालिक जिंदा थे तब मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हर महीने मेरे परिवार का खर्चा मुझे देते रहते थे, और एक आप हैं जो मेरी मदद करने के बजाय मुझे ताने दे रहे हैं। अबे ओ, अगर तुझे मेरे पिताजी की इतनी ही याद आ रही है तो जाकर तू भी उन्हीं के पास चला जा। मैं पिताजी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अगर पिताजी को लुटाने की आदत नहीं होती तो आज ये पूरे गांव की जमीन मेरी होती। अब मेरा टाइम खराब मत कर, चल निकल यहाँ से। इतना कहकर बंसी गुस्से से आगे बढ़ गया। भिखारी गुस्से से बंसी की ओर देखता हुआ वहाँ से चला गया। ए सब्जी वाले, ये आलू कितने रुपए किलो है? ये 20 रुपए किलो है छोटे मालिक। क्या 20 रुपए किलो? इतने महंगे? लेकिन कल शाम को तो तूने मुझे 10 रुपए किलो बताए थे। वो बचे हुए आलू थे छोटे मालिक, आधे से ज्यादा खराब थे वो। उन्हें हटाने के लिए आपको 10 रुपए किलो बताए थे। हाँ हाँ, मुझे वही आलू दे। लेकिन छोटे मालिक, उनमें से आधे से ज्यादा आलू तो खराब निकल आएंगे। अबे, तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर ठेले वाला नीचे से वो आलू निकाल लेता है। तभी बंसी बोलता है, रुक रुक, ये तो तूने पूछा ही नहीं कि मुझे आलू कितने चाहिए। कितने चाहिए छोटे मालिक? 250 ग्राम। क्या, सिर्फ 250 ग्राम? छोटे मालिक, 250 ग्राम में मुश्किल से 3 आलू ही चढ़ेंगे, और उसमें से आधे से ज्यादा खराब निकल आएंगे। पागल हो गया है क्या? मैं पूरे दिन 10 रुपए की सब्जी खरीद कर अपने घर के लिए ले जाता हूँ। मुझे लेक्चर मत दे। चल जल्दी से, जितना मैं कहता हूँ बस उतना ही निकाल। बंसी की बात पर सब्जी वाले को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो गुस्सा दबा कर रह जाता है। कुछ देर के बाद बंसी खराब सब्जियां लेकर अपने घर की ओर चला गया। सब्जी देखकर उसकी पत्नी रज्जो का पूरी तरह से मूड खराब हो गया। ये क्या उठा कर ले आई जी? अब तो तुम्हारी कंजूसी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने तो हद ही कर दी। पागल हो गई हो क्या?
पूरे 10 रुपए की सब्जी है, इससे तेल भी कम खर्च होगा। 10 रुपए की सब्जी क्यों उठा लाए? 10 रुपए का चाकू खरीद कर हम दोनों के गले काट दो। तुम अकेले ही रहना, तुम्हारे बहुत पैसे बचेंगे। चाकू खरीदने के लिए भी पैसे क्यों खर्च करूं? रसोई में पड़ा तो है ना। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? जाओ, नहीं बनाऊंगी सब्जी। मैं भी भूखी रहूंगी, तुम्हारा बेटा भी भूखा रहेगा। चलो अच्छा है, कम से कम एक दिन का खाना तो बचेगा। बंसी की बात सुनकर रज्जू पैर पटकती हुई उस खराब सब्जी को बनाने चली गई। बंसी फिर से आराम की नींद सो गया। कुछ दिन ऐसे ही और बीत गए, लेकिन बंसी की कंजूसी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, रज्जू बंसी से बोली, देखिए जी, राजू के पास जितने भी कपड़े थे सब फट चुके हैं, उसके लिए कुछ नए कपड़े ले आइए। पागल हो क्या? उसके लिए पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? घर में इतनी चादर पड़ी हुई है, उन्हें काट कर दर्जी को दे आओ। नहीं नहीं, दर्जी को मत देना, वो पैसे ले लेगा। तुम तो सिलाई जानती हो ना, खुद सिल लो। पागल हो गए हैं क्या? इतने बड़े सेठ के बेटे होकर ऐसी बात करते हैं। हमारा बेटा राजू क्या घर की पुरानी फटी हुई चादरों के बने कपड़े पहनेगा? आपको नहीं लगता कि उससे कितना मजाक बनेगा उसका? कोई मजाक नहीं बनेगा। मुझे देखो, पिछले 3 साल से यही बनियान और यही पजामा पहना हुआ हूँ। किसी की हिम्मत है कि मुझे कुछ कहे? और राजू के कपड़े मैंने पिछले साल ही तो बनवाए थे। राजू की उम्र बढ़ती हुई है, तुमने जो कपड़े बनवाए थे वो फट भी गए हैं और छोटे भी हो गए हैं। मत भूलो कि राजू अभी बच्चा है। नहीं नहीं, मैं और ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। बंसी की बात सुनकर रज्जू की आंखों से आंसू आ गए। मुझे पूरी उम्मीद है, कल को राजू और मैं बीमार पड़ गए तो तुम हमारी दवाई के लिए भी 1 रुपया नहीं दोगे। अरे, पहले के लोग जब बीमार पड़ते थे तो क्या दवाई से ठीक होते थे? जंगल की जड़ी बूटियां खाकर ही मुफ्त में ठीक हो जाते थे। ये तो आजकल के डॉक्टरों के चोचले हैं पैसे बनाने के लिए। मैं सब जानता हूँ, मुझसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं है। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। पत्नी होने के नाते तुम्हारी जितनी सेवा करनी थी मैंने कर ली। मैं और मेरा बेटा इस घर में अब एक पल नहीं रह सकते। जा रही हूँ मैं अपने बेटे को लेकर, पड़े रहो अकेले इस घर में। अरे जा रही हो तो जाओ। रज्जू गुस्से से अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई और बंसी आराम से लेट गया। अच्छा हुआ चले गए दोनों। रोज के हिसाब से मेरे इनके खाने पर ही करीब 50 रुपए खर्च होते थे। 25 के हिसाब से महीने में बनते हैं 750 रुपए, और 750 रुपए के हिसाब से साल में बनते हैं 9000 रुपए। बताओ, हर साल इनके ऊपर 9000 रुपए का खर्चा करना पड़ता था भाई। बंसी की पत्नी गुस्से से जंगल के रास्ते से राजू को लेकर चली जा रही थी। तभी राजू का पैर फिसल गया और राजू गिर गया। चोट तो नहीं आई बेटा? नहीं माँ। अरे, तुम्हारे पैरों में से तो हल्का हल्का खून निकल रहा है। चलो, वो सामने एक पेड़ है, वहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। रज्जू राजू को लेकर उस पेड़ के नीचे बैठी ही थी कि तभी वहाँ पर एक साधु भिक्षा मांगने आ गए। ईश्वर के नाम पर बाबा को कुछ दे दे बेटी। क्या बाबा, आप भी किससे मांग रहे हो जिसका पति जिसे 1 पैसा भी नहीं देता? रज्जू की बात सुनकर साधु रज्जू को गौर से देखने लगा। मैं तुझे जानता हूँ, तू सेठ अमीर चंद की बहू है ना? अरे, आप तो मुझे सचमुच जानते हैं, आपने सही पहचाना। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो हर महीने साधुओं को जलपान कराया करते थे और उनकी खूब सेवा किया करते थे। हाँ, लेकिन उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके बेटे ने इस परंपरा को तोड़ दिया। वो दान देने में बहुत ज्यादा मशहूर थे और उनका बेटा कंजूसी में, वो भी इतना कंजूस कि इतनी दौलत होने के बाद भी अपने बेटे के लिए कपड़ा तक नहीं बनवा सकता। लगता है तुम अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान हो। वैसे मैंने उसकी कंजूसी के चर्चे सुने हैं। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि पूरा गांव उसकी कंजूसी से परेशान है। जाओ बेटी, घर जाओ, कल से तुम्हारा पति सुधर जाएगा। सच में बाबा? साधु ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराकर कहा।
हाँ, सच में। साधु के कहने पर रज्जो वापस अपने पति के घर चली गई। उसका पति बंसी अभी भी सो रहा था। रज्जो भी राजू के साथ सो गई। सुबह के वक्त किसी ने बंसी के घर का दरवाजा खटखटाया। रज्जो ने दरवाजा खोल दिया, मगर सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखकर रज्जो बुरी तरह से हैरान रह गई। उसने देखा दरवाजे पर उसके ही पति का हमशक्ल खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। दैया रे दैया, तुम तो अंदर सो रहे थे। क्या एक ही रात में कंजूसी के साथ साथ जादूगरी भी सीख ली तुमने? मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी भाभी? भाभी, पर मेरा तो कोई तेवर नहीं। पहले मुझे अंदर तो आने दो, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। उस व्यक्ति के कहने पर रज्जो वहां से हट गई। बंसी सो रहा था। जुड़वा तो मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन तुम तो हूबहू बिल्कुल मेरे पति की शक्ल के हो। मेरा नाम चंदू है भाभी, मैं आपका देवर हूँ और बंसी का जुड़वा भाई। इतना कहकर चंदू ने बंसी को सोते से उठा दिया। अरे, तुम तो अपने घर चली गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? आंखें खोलो भैया, मैं हूँ तुम्हारा जुड़वा भाई। अपने घर में किसी आदमी की आवाज सुनकर बंसी उठकर बैठ गया, मगर सामने अपने हमशक्ल को देखकर वो बुरी तरह से हैरान होकर बोला, कौन है तू? तुम्हारा जुड़वा भाई है। मेरा जुड़वा भाई पागल हो गया है क्या? मैं अपने पिताजी की इकलौती संतान हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है। नहीं भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिताजी ने कभी आपको इस बारे में बताया नहीं। पिताजी ने मुझे बचपन से ही यहाँ से अलग रखा था, पर कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गए, इसलिए मैं तुरंत दौड़ा चला आया यहाँ। तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे, सारी दौलत मेरी है, तू जरूर कोई बहरूपिया है जो मेरी दौलत लूटने आया है। ऐसा नहीं है बंसी भैया, मेरे पास जायदाद के सारे कागजात हैं। इतना कहकर चंदू ने अपने बैग से कुछ कागजात निकालकर बंसी के सामने रख दिए। ये देखिए, इसमें इस वसीयतनामे में पिताजी के हस्ताक्षर हैं। पिताजी बहुत ज्यादा दयालु थे बंसी भैया, और मैं भी उन्हीं पर गया हूँ। अब मैं ये सारी दौलत सारे गांव में बांट दूंगा। पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या खाक शांति मिलेगी? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान है, मैं तुझे जानता तक नहीं, और ये कागज ये फर्जी है। चंदू और बंसी आपस में बुरी तरह से झगड़ा करने लगे। बंसी मानने को तैयार ही नहीं था कि चंदू उसका भाई है। ये सारा नजारा हैरत से राजू और रज्जो देख रहे थे। बात इतनी बड़ी थी कि उन दोनों को गांव के मुखिया के पास जाना पड़ा। सारा गांव वहां पर मौजूद था और उन दोनों भाइयों को हैरत से देख रहा था। मुखिया वसीयतनामा देखकर बंसी से बोले, वसीयत में तेरे पिताजी के यानी सेठ अमीर चंद के हस्ताक्षर हैं। इसकी शक्ल जो है हूबहू तुझसे मिलती है। कानून के मुताबिक जो है यही सारी संपत्ति का मालिक है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुखिया जी? अरे, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ बंसी। अरे, इसके पास सारे कागजात हैं और वो सब असली हैं, समझे? और अब इसकी मर्जी है कि ये उस दौलत को दान करे या अपने पास रखे या फिर तुम्हें दे दे, समझे? मुखिया जी, आप तो मेरे पिताजी को जानते थे कि वो कितने दयालु थे। जब वो जिंदा थे तब गांव में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था, और मेरे भाई की कंजूसी के बारे में तो सारा गांव जानता है। ये तो अपने पत्नी और बच्चे को भी भूखा रखता है। वैसे तो मैं सारी दौलत इन्हें दे देता, लेकिन इसकी कंजूसी के कारण मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी की आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं सारी दौलत और जायदाद गरीबों में दान कर दूंगा। चंदू की बात सुनकर बंसी चंदू के कदमों में गिरकर बोला, ऐसा मत करो भाई। अगर तुम सारी जायदाद और सब कुछ दान कर दोगे तो मेरी पत्नी और बच्चे का क्या होगा? उनको तो वैसे भी तुमने
बहुत परेशान रखा हुआ है। वो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेंगे। बंसी को अब अपनी कंजूसी का एहसास हो गया और वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर बोला, अगर तुम ये जायदाद मेरे पास ही रहने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी पिताजी की तरह दयावान बनूंगा और अपनी कंजूसी की आदत को छोड़ दूंगा। बंसी ने इतना बोला ही था कि तभी एक रोशनी हुई, चंदू के चेहरे पर चमकी और देखते ही देखते चंदू उसी साधु में परिवर्तित हो गया जिस साधु से बंसी की पत्नी की मुलाकात हुई थी। ये देखकर बंसी की पत्नी रज्जो हैरत में पड़ गई। तेरी आंखें बता रही हैं कि तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। ये सारा नाटक मैंने तुझे सुधारने के लिए किया था ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। रज्जो तुरंत साधु के पैरों पर गिरकर बोली, साधु महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने पहुंचे हुए साधु हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं हूँ बेटी, बल्कि मायावी साधु हूँ। तेरी आंखों की उदासी मुझसे उस वक्त देखी नहीं गई। मैं वादा करता हूँ साधु महाराज कि अब मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगा, हाँ, और अपने पिताजी की तरह बनकर दिखाऊंगा। बंसी की बात सुनकर साधु मुस्कुराता हुआ वहां से गायब हो गया और उस दिन के बाद से बंसी अपने पिताजी की तरह दयावान हो गया और उसकी कंजूसी की आदत खत्म हो गई।